ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में एक वॉर शुरू हो चुका है। आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि लगातार ईरान से मिसाइल फायर हो रही हैं और इजराइल उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल का जिक्र बार बार हो रहा है। इजराइल इस बात को क्लेम कर रहा है कि जितनी मिसाइल्स ईरान फायर कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को इजराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। तो ये इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर ईरान को बात पता है कि इजराइल के पास बहुत अच्छा इंटरसेप्शन मेथड है, वो उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, तो ईरान मिसाइल्स फायर कर ही क्यों रहा है? कोई भी कंट्री जब ये बात जानता है कि जो मिसाइल वो फायर करने वाला है उसको सामने वाला डिसेबल कर देगा, उसके बाद भी आप इतनी सारी मिसाइल्स फायर क्यों करते हो? इसका टेक्निकल रीज़न क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, जिसमें मैं किसी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के टेक्निकल एस्पेक्ट को, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता हूं। मैंने रिसेंटली कुछ सीरीज़ भी बनाई थी, वो सारी सीरीज़ आपको मेंबर बनने के बाद मिल जाती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन बटन होता है, उस पर क्लिक करिए। आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स आपको मिल रहे हैं। अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। कहानी शुरू होती है एक मिसाइल से। ये ज़्यादातर केसेस में एक ऑफेंसिव वेपन ही है, बट किसी किसी केस में इसको डिफेंसिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइल्स बहुत अलग अलग तरह से फायर की जाती हैं। कुछ होती हैं सैम मिसाइल्स, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिसको आप ग्राउंड से फायर करते हो किसी एयर के टारगेट पे। फिर होती हैं एयर टू एयर मिसाइल्स, जो दो फाइटर्स एक दूसरे को एंगेज करते हैं तब वो ये मिसाइल्स फायर करते हैं। फिर कुछ होती हैं एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। तो ऐसे कुछ अलग अलग तरीके हैं मिसाइल्स के। पर दुनिया में आज जितनी भी मिसाइल्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी और उनके ऑपरेशन के तरीके पे अगर आपको क्लासीफाई करना है तो दो मेन कैटेगरीज बनती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। पहले बैलिस्टिक के बारे में बात करते हैं। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि वो फायर भी कर रहे हैं इस समय, उसमें से कुछ हैं फतेह 2, इमाद, सेजिल 2 और शबत 3। एक बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है उसको देखते हैं। आप किसी एक जगह से, किसी लॉन्च व्हीकल से उसको लॉन्च करते हो तो पहले मिसाइल बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाती है। इसको कहते हैं बूस्ट फेज। ये फेज लगभग 2 से 3 मिनट तक चलता है और इस टाइम पे वो मिसाइल उसके रॉकेट इंजन द्वारा पावर होती है, तो वो ऊपर इसलिए जा पाती है क्योंकि उसके रॉकेट इंजन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ऊपर पुश कर रहे हैं। बूस्ट फेज का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिसाइल को इतनी जोर से ऊपर फेंका जाए कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाए। तो लॉन्च होने के लगभग 2 से 4 मिनट तक, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की मिसाइल है, वो 2 से 4 मिनट तक बूस्ट फेज चलता है और उसके बाद मिसाइल का जो इंजन है, जो उसको पावर कर रहा था, वो कट ऑफ हो जाता है और अब मिसाइल आ जाती है स्पेस में। तो पहले सीधे आई, उसके बाद कर्व होने लगती है। ये होता है मिड कोर्स फेज। ये जो फेज है वो इस मिसाइल की जर्नी का सबसे लंबा फेज होता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं, ICBMs, जो बहुत लंबी रेंज की होती हैं, उनमें ये फेज 20 से 30 मिनट तक चल सकता है। इस टाइम पे मिसाइल को रॉकेट इंजन पावर नहीं कर रहे हैं, बट जो इनिशियली उसको पुश मिला था, उस पुश की वजह से स्पेस में वो चल पाती हैं, क्योंकि स्पेस में उतना उनको रेजिस्टेंस भी नहीं मिलता, एयर का ड्रैग उतना नहीं होता क्योंकि हवा नहीं है, तो वो रिलेटिवली इजीली आगे बढ़ पाती हैं। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जब आप एक बॉल हवा में फेंकते हैं तो पहले आपने जोर से बॉल को फेंका तो उस पावर की वजह से बॉल पहले ऊपर जाती है, उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। बिल्कुल ऐसा ही बैलिस्टिक मिसाइल में होता है। पहले उसको रॉकेट इंजन ने ऊपर पावर किया, उसके बाद वो आ गया स्पेस वाले एरिया में, उसके बाद आता है उसका टर्मिनल फेज। ये वो फेज होता है जब मिसाइल स्पेस से वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, जिसको री एंट्री भी कहते हैं, और इसके बाद अपने टारगेट पे जाके सीधे स्ट्राइक करती है। इन 3 फेजेस के अंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेट करती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत अलग अलग तरह की रेंज होती है। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स सिर्फ 100-200 किलोमीटर जा सकती हैं, उसके आगे नहीं जा सकती। कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट रेंज होती है, जो 1000 किलोमीटर के नीचे ही टारगेट को हिट कर सकती है। कुछ मिसाइल्स का रेंज इतना लंबा होता है कि 5500 किलोमीटर से ज़्यादा वो मिसाइल जाके टारगेट को हिट कर सकती है। तो अगर रेंज की बात करें तो कुछ मेन कैटेगरीज हैं। पहली होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है। उसके बाद होती है मीडियम रेंज मिसाइल्स, जिसकी रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर। फिर होती है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स, जो 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है। और चौथी कैटेगरी आपकी आ गई ICBMs, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ट्रैवल कर सकती हैं, इतना उनका रेंज होता है। 5500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपकी मिसाइल फायर कर पा रही है, एक टारगेट को हिट कर पा रही है, तो वो एक ICBM है। इस समय दुनिया में 31 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनमें से 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं लगभग जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो कंट्रीज है जिनका कंफर्म नहीं है कि इनके पास है कि नहीं, बट लगता तो है कि इनके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को एक बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा के किसी एनिमी टेरिटरी के ऊपर लंबी रेंज पे फायर कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि उनके पास लॉन्ग रेंज ICBMs हैं कि नहीं। ऐसी मिसाइल्स हैं क्या कि जो बहुत दूर तक एनिमी को जाके हिट कर सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को बिल्कुल शॉर्ट में देखें अगर, तो ये रॉकेट इंजन से पावर होती है और ये इतना फास्ट चलती है कि 20-30 मिनट के अंदर आपके टारगेट को हिट कर सकती है, ऐसा टारगेट जो हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये बेसिक आइडिया है। दूसरी बहुत कॉमन तरह की मिसाइल्स होती हैं क्रूज मिसाइल्स। ये पावर होती हैं जेट इंजन से, ये रॉकेट इंजन से पावर नहीं होती। और जब इनको आपने लॉन्च किया तो ये पहले स्पेस में नहीं आती, इनकी सारी जो फ्लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती है। क्योंकि ये जेट इंजन से पावर होती हैं और ये एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं, तो इनका एडवांटेज ये है कि इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपनी फ्लाइट के दौरान अपने पाथ को लगातार चेंज कर सकती है। हालांकि लगातार पाथ को चेंज करने में फ्यूल यूज होता है, तो आप अगर आपने एक क्रूज मिसाइल फायर की है तो आप ये चाहेंगे कि उस मिसाइल को बहुत ज़्यादा पाथ चेंज ना करना पड़े। पर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्रूज मिसाइल का बैलिस्टिक के ऊपर, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स काम करती हैं रॉकेट इंजन पे। और जैसे मैंने आपको बताया, रॉकेट इंजन सिर्फ तब तक उस फ्लाइट को पावर देता है जब तक वो फ्लाइट एटमॉस्फेयर के बाहर ना निकल जाए। उसके बाद उस मिसाइल को कोई पावर नहीं दे रहा है। क्रूज मिसाइल को लगातार जेट इंजन से पावर मिलती है। इसी वजह से क्रूज मिसाइल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अर्थ के बहुत नज़दीक फ्लाई कर सकती है। पर इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये टारगेट को हिट करने में बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि एक क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाई करती है, उसको बहुत ड्रैग मिलता है, एयर से रेजिस्टेंस मिलता है, इसलिए भी क्रूज मिसाइल को टारगेट पे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो मिसाइल्स के 2 मेन टाइप हो गए। बैलिस्टिक आपको बहुत जल्दी टारगेट को हिट करके देगी, क्रूज इतने जल्दी टारगेट को हिट करके नहीं देगी, 1-2 घंटे लगा सकती है, पर ये ज़्यादा स्टेल्दी होती है क्योंकि ये ग्राउंड के बहुत नज़दीक उड़ती है। इसीलिए एनिमी के रडार को, उनके इंटरसेप्शन डिवाइसेस को इस क्रूज मिसाइल को पकड़ना, उसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। जितना आप ज़मीन के नज़दीक उड़ेंगे उतना ही मुश्किल होता है सामने वाले रडार को आपको कैच करना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आप बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स फायर करते हो। अब जैसे इस समय ईरान, USA और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, पहले कुछ मिसाइल्स फायर की गई ईरान के ऊपर। उस ऑपरेशन को रिटेलिएट करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए, ईरान ने जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इस ऑपरेशन के अंदर ईरान अब बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर। उसके साथ साथ ईरान के पास कुछ क्रूज मिसाइल्स भी हैं। इनमें हैं पवे, सुमार, हनीजे। और इन मिसाइल्स को ईरान यूज़ कर रहा है उन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर जिनमें US के बेसिस हैं। अब जैसे कि US की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में, तो उस हेडक्वार्टर के ऊपर ईरान ने क्रूज मिसाइल्स फायर की। अब क्रूज मिसाइल्स क्योंकि अपने टारगेट को हिट करने में टाइम लगाती हैं, तो इनको यूज़ करने का एक तरीका ये भी होता है जो कुछ कंट्रीज करती हैं कि जब उनको पता है कि किसी एनिमी कंट्री के साथ उनकी जो बातचीत है वो फेल हो गई और अब लड़ाई कभी शुरू हो सकती है, तो उसी समय एक क्रूज मिसाइल फायर कर देते हैं और फिर 1-2 घंटे तक, जब वो तब तक सामने वाले से इंसान फायर करेगा, वो लड़ाई के लिए तैयार होगा, जब एक्चुअल हॉस्टिलिटी शुरू होंगी उस समय तक जाके वो क्रूज मिसाइल टारगेट पे हिट कर देती है। एक और मिसाइल का टाइप भी होता है बैलिस्टिक और क्रूज के अलावा, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। पर ज़्यादातर मिसाइल जो इस समय यूज हो रही हैं वो बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स ही हैं। ये तो हमने बात कर ली ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की। अब बात करते हैं डिफेंस की। जब आपको पता है कि आपकी तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, तो आप उस मिसाइल से अपने आप को बचाते कैसे हो। मिसाइल्स के अटैक को रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसको एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। कुछ लोग इसको एंटी मिसाइल सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कह देते हैं। इस सिस्टम के 3 मेन हिस्से हैं। पहला सिस्टम होता है ग्राउंड बेस्ड रडार या स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स, यानी ये वो सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपके एनिमी ने मिसाइल फायर कर दी है। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, तो पहले रॉकेट इंजन उसको 2 से 3 मिनट तक इतना दूर ले जाएगा कि वो एटमॉस्फेयर के बाहर आ जाए। अब वो स्पेस में है, तो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट देखेगी कि अच्छा यहाँ से एक मिसाइल जा रही है। सैटेलाइट्स के साथ एक दूसरा कंपोनेंट जो काम करता है वो होता है ग्राउंड बेस्ड रडार। मान लीजिए कि आप कंट्री A हैं और आपको पता है कि कंट्री B आपके ऊपर हमला करने वाली है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो कंट्री A के पास जो फॉरवर्ड रडार्स होंगे, जो कंट्री A से बहुत दूर होंगे, हज़ारों किलोमीटर दूर होंगे, वो उनके जो रडार हैं वो सैटेलाइट के साथ लगातार बात करके कंट्री A में बताएंगे कि भाई आपके एनिमी ने, कंट्री B ने एक सैटेलाइट फायर कर दी है, आपको तैयार हो जाना है। तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा हो गया, यानी आपने डिटेक्ट किया कि एनिमी ने एक मिसाइल फायर की। इसका दूसरा हिस्सा होता है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, यानी वो हेडक्वार्टर्स, वो बिल्डिंग, वो जगह जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन पहुँच रही है कि एनिमी ने
अपनी मिसाइल फायर कर दी है, सारा डेटा उनके पास पहुंच रहा होता है। तीसरा हिस्सा इसका होता है इंटरसेप्टर्स। तो मान लीजिए कि आप कमांड सेंटर में बैठे हैं, आपके पास डेटा आ रहा है आपके सैटेलाइट और रडार से कि एनिमी ने मिसाइल्स फायर कर दी हैं, ये डेटा आपके पास आ गया। फिर उस डेटा को आप क्रंच करोगे, जो मिसाइल्स फायर हुई हैं, जो भी एयरबॉर्न चीज़ आपके टेरिटरी में आने वाली है, क्या वो थ्रेट है कि नहीं। अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि ये थ्रेट है और आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, न्यूट्रलाइज करना है, फिर आप इंटरसेप्टर्स फायर करते हो। इंटरसेप्टर्स भी एक तरह की मिसाइल ही होती हैं जिनका काम ये होता है कि जो मिसाइल्स होम टेरिटरी के ऊपर या आपकी टेरिटरी पे आ रही हैं उनको रोकना, उनको न्यूट्रलाइज करना। इसको समझने के लिए एक गन का सिंपल एग्जांपल देखिए। मान लीजिए दो लोग हैं, ए एंड बी। ए ने गन फायर की बी की तरफ और अब बुलेट बी की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। मान लीजिए कि बी की सिचुएशन ऐसी कि वो बिल्कुल हिल नहीं सकता, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, उसने भी एक गन फायर की, उससे भी एक बुलेट निकली और बी ने इस तरह से कैलकुलेट करके वो बुलेट फायर की कि वो बुलेट जाके ए बुलेट से टकराएगी और दोनों वहीं पे खत्म। ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेप्टर्स का। इंटरसेप्टर्स के पास ये पीछे से डेटा आता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हवा में है, अभी जो अभी स्पेस में है, जब वो लैंड करेगी तो वो कहाँ लैंड करेगी। कमांड सेंटर में ये देखा जाता है कि मिसाइल कहाँ लैंड करने वाली है। अगर ये मिसाइल किसी ऐसी जगह पे लैंड कर रही है जहाँ पे खुली ज़मीन है, कोई लोग नहीं रहते, खेत वगैरह है, कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। पर अगर आपने ये देखा कि जो मिसाइल आ रही है वो ऐसी जगह पे जाके हिट करेगी जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, उस मिसाइल को आपको रोकना पड़ेगा। आप इंटरसेप्टर को फायर करते हो कैलकुलेट करके कि जो मिसाइल आके गिरने वाली है उसके पाथ में बीच में जाके हमको रोकना है। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं दिस इज लाइक हिटिंग अ बुलेट विद अ बुलेट। आप भी एक मिसाइल ही फायर कर रहे हो सामने वाली मिसाइल को रोकने के लिए। अब आजकल जो मिसाइल्स होती हैं जो इंटरसेप्टर्स की तरह काम करती हैं उनको हिट टू किल कहते हैं, यानी इनका पर्पस होता है कि एनिमी मिसाइल पे जाके हिट करना, जैसे ही हिट किया तो वो एक्सप्लोड करेंगे। ये जो हिट टू किल इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं इनके पास अपना कोई वॉरहेड नहीं होता, इनका सारा गेम होता है कि जाके सामने वाली मिसाइल को हिट करना, इतनी जोर से हिट करना कि वो टकराने की वजह से सामने वाली की मिसाइल खत्म हो जाए। और यही चीज़ इस समय इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है। ईरान लगातार मिसाइल्स फायर कर रहा है, ड्रोन्स फायर कर रहा है, और इजराइल के पास एक बहुत इलेबोरेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक उनका डिफेंस सिस्टम है एरो 3। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में है, स्पेस में ही ये सिस्टम उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जिनको एरो 3 नहीं रोक पाया तो उन मिसाइल्स को रोकने के लिए एक दूसरा सिस्टम है इजराइल के पास जिसको वो एरो 2 कहते हैं। ये भी इंटरसेप्टर्स फायर करके जो बची कुछ मिसाइल्स हैं उनको टारगेट करते हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको एरो 2 भी नहीं रोक पाया तो उनको रोकने के लिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है उसको डेविड स्लिंग कहते हैं। इसमें वो लोग स्टनर इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करते हैं और ये भी वही काम करती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको रोकेगी। इसके बाद भी अगर कोई मिसाइल है जो इन तीनों सिस्टम से बच के निकल के आ गई, फिर बिल्कुल शॉर्ट रेंज में जो डिफेंस सिस्टम इजराइल यूज़ करते हैं उसका नाम आपने बहुत सुना होगा, वो है आयरन डोम। ये सिस्टम इस बात को इंश्योर करता है कि अगर कोई मिसाइल है जो इजराइल के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो उन मिसाइल्स को आयरन डोम डिस्ट्रॉय करता है। फिर भी कुछ मिसाइल्स, कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो इनसे भी बच जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर इजराइल के पास इतना इलेबोरेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, फिर तो ऐसा हो गया ना कि वो तो अनटचेबल है, वो इनविंसिबल है, उनको कोई अटैक ही नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है, कुछ तो बात होगी, कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से इजराइल कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और उसका कारण ये है कि इस तरह के अटैक में डिफेंस बहुत महंगा पड़ता है ऑफेंस के कंपैरिजन में। यानी ईरान जो लगातार मिसाइल्स फायर कर रहा है, ये उसके लिए उतना मुश्किल, उतना महंगा नहीं है जितना इजराइल के लिए उन मिसाइल्स को रोकना महंगा है। इसका सिंपल सा कारण यह है कि ईरान जो मिसाइल्स फायर कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत महंगी मिसाइल्स हो, वो ड्रोन्स फायर कर देगा जो सिर्फ 10-20 हज़ार, 50 हज़ार डॉलर के हैं। पर उन ड्रोन्स को, उन सस्ती मिसाइल्स को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स इजराइल फायर कर रहा है, पहली चीज़ तो ये कि वो एक इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर फायर किए जाते हैं, तो आपने 2 इस्तेमाल किए। उसके ऊपर से आप जो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर रहे हो वो बहुत महंगी होती हैं, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ज़्यादा खर्चा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर 1000 मिसाइल जा रही हैं तो आप 1000 को इजीली रोक ही लोगे। इसीलिए वो कैलकुलेशन भी किया जाता है कमांड सेंटर में बैठ के कि जो मिसाइल आ रही है, जो इनकमिंग मिसाइल है, अगर वो किसी खाली जगह पे हिट करने वाली है तो उसको रोकने के लिए एक इंटरसेप्टर फायर नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरसेप्टर महंगे हैं और उनकी सप्लाई लिमिटेड है। इसी वजह से इजराइल ये कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू हुआ तो जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि उनकी जो इंटरसेप्टर की सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी। ये बात ईरान भी जानते हैं,
तो इसीलिए वो इजराइल के डिफेंसेस को ओवरवेल्म करने के लिए बहुत सारी मिसाइल्स फायर करते हैं। इस तरह के अटैक को सैचुरेशन बॉम्बिंग या सैचुरेशन फायरिंग भी कहते हैं। यानी आप एनिमी के ऊपर इतनी सारी मिसाइल्स फायर कर दो कि ठीक है, आपने अगर 100 फायर की तो शायद 80 को वो खत्म कर देंगे या 90 को खत्म कर देंगे, चलिए 95 को खत्म कर देंगे। पर अगर 5 मिसाइल्स उसके थ्रू चली गई और ऐसी जगह को हिट की जहां पे बहुत नुकसान हो सकता है, तो एक तरह से आपने कुछ चोट तो अपने एनिमी को पहुंचाई। और यही स्ट्रैटेजी बहुत सारे देश लगाते हैं जब उनको पता है कि जिस देश पे वो हमला करने वाले हैं उनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर नंबर्स और पैसे की बात करें तो इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ईरान एक रात में जितनी मिसाइल्स फायर कर देता है उसका टोटल कॉस्ट ड्रोन्स मिसाइल सबका मिला के लगभग होगा 100 बिलियन से लेकर 500 बिलियन के बीच में। उन्हीं मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल जो खर्चा करता है एक रात को, वो खर्चा हो जाता है लगभग 1 बिलियन से लेके 1.5 बिलियन के बीच में। तो कहाँ आप खर्चा कर रहे हो 500 मिलियन, और जो बचा रहा है अपने आप को उसको लगभग 1.5 बिलियन, आपसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इस वजह से वॉर ऑफ एट्रिशन यहाँ नहीं चल सकता। और इसी वजह से जो डिफेंडिंग कंट्री है उसकी ये कोशिश होती है कि सामने वाली कंट्री की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इस समय जो न्यूज़ आ रही है उसमें इजराइल कॉन्स्टेंटली ये बात कह रहे हैं कि हम ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जहां से मिसाइल्स लॉन्च होती हैं उन जगहों को अटैक कर रहे हैं ताकि वो लगातार इतनी मिसाइल्स इतने ड्रोन्स लॉन्च ना कर पाए। इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आप ध्यान दीजिए अगर, तो आप पाएंगे कि ग्राउंड फोर्सेस का रोल तो एकदम मिनिमल है। सारा जो लड़ाई चल रहा है वो सारा एयर में हो रहा है, मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसीलिए मैं चाहता था कि इस एस्पेक्ट को मैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको समझाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले कुछ समय में मैं और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वॉर से रिलेटेड जो आपके सामने लाता रहूंगा। तो इस वीडियो में मैंने जो मिसाइल्स की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज का टेक्निकल ब्रेकडाउन किया। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।